जी IAS 16 हम लोगों ने स्टार्ट किया था और अभी तक हम लोगों ने जो मेन ITA वाला कॉन्सेप्ट था वो कवर किया, जिसके अंदर आप लोगों ने डिस्कस किया कि डेफिनेशंस जो IAS 16 में यूज़ होती हैं। फिर आपको ने डिस्कस किया इसका कि रिकग्निशन क्राइटेरिया क्या है, सेफ्टी और एनवायरमेंटल इक्विपमेंट की ट्रीटमेंट क्या होती है। उसका इनिशियल मेजरमेंट हमने कहा था कॉस्ट में करते हैं, कॉस्ट में क्या कुछ आता है वो चीज़ हमने डिस्कस की। और फिर एक्सचेंज ऑफ एसेट्स कि वो कैसे किया जाता है वो हमने डिस्कस किया था। लास्ट टाइम मैंने एक्सचेंज वाले क्वेश्चन की एंट्रीज करा दी थी या रहती थी? करा दी थी। अच्छा, तो ये हम लोगों ने इसमें डिस्कस किया था। आज आपको ने कहा था कि हम इसकी फर्दर आगे स्टार्ट करेंगे। आप लोगों को सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर का करा दिया था, रहता है अभी? करवा दिया था। अच्छा, तो आज फिर इंशाल्लाह जो नई इंपॉर्टेंट चीज़ है वो स्टार्ट होने जा रही है, दैट इज मेजरमेंट subsequent to initial recognition. Measurement subsequent to initial recognition. इनिशियल मेजरमेंट आपने किस पे की थी? एसेट की एट कॉस्ट, ठीक है। अब ईयर एंड आ गया, रिपोर्टिंग डेट आ गई, क्या इसको कॉस्ट पे लिखा रहने दें? नहीं। तो इसके लिए स्टैंडर्ड ने आपको दो हल बताए। कह रहे दो मॉडल हैं आपके पास, एक कॉस्ट मॉडल और दूसरा रीवैल्यूएशन मॉडल। ठीक है, कॉस्ट मॉडल और रीवैल्यूएशन मॉडल। कॉस्ट मॉडल वही था जो आप ITA में पढ़ते थे कि एसेट को हम किस कीमत पे लिखेंगे? एट कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉसेस। लेकिन आज जो हम लोगों ने ज्यादा डिस्कशन करनी वो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रीवैल्यूएशन मॉडल। रीवैल्यूएशन नाम से क्या लग रहा है? रीवैल्यू कर लो, दोबारा कीमत लगवा लो और फिर हम कहते हैं जो कीमत निकला उस पर रिकॉर्ड कर लो। यानी इसमें हम इसको लिखा करते हैं एट इट्स रीवैल्यूड amount less subsequent accumulated depreciation and impairment losses. अच्छा, रीवैल्यूड अमाउंट तो नाम से जाहिर हो गया, उसकी दोबारा कीमत लगवा लो, जो कीमत निकला है उस पे लिख लो। लेस सब्सीक्वेंट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के फ्यूचर के अंदर जब आप इसको डेप्रिशिएट करोगे तब वो माइनस कर लेना, और अगर कोई लॉस निकला तो वो भी माइनस कर लेना। अच्छा, इस स्टेटमेंट से एक चीज तो क्लियर हो जाती है कि इसका मतलब एसेट हर साल रीवैल्यू नहीं हो रहा होगा। अगर हर साल रीवैल्यू करना होता ना तो मैं बस आपको यही कहता रीवैल्यूड फिगर पे लिखो, ये आगे वाली चीज मैं ना कहता।
एक्चुअली स्टैंडर्ड प्रेफर करता है कि इंडिपेंडेंट पर्सन एसेट को रीवैल्यू करे। ठीक है, लाजमी नहीं कहा। पेपर में एक दफा क्वेश्चन आ गया था कि जी डायरेक्टर कह रहा है कि हम अपने किसी एम्प्लॉय से रीवैल्यू करा लेते हैं, क्या ये स्टैंडर्ड ने अलाउ किया कि नहीं किया? तो स्टैंडर्ड ने कहा प्रेफर किया जाएगा कि इंडिपेंडेंट पर्सन रीवैल्यू करे। यानी उसने आपको ये नहीं कहा कि आपका एम्प्लॉय या आपका डिपेंडेंट कर नहीं सकता, कर सकता है, लेकिन उसके एक्स्ट्रा डिस्क्लोजर देने पड़ते हैं। अब क्वेश्चन ज़हन में आता है, इंडिपेंडेंट पर्सन रीवैल्यू क्यों करे? एम्प्लॉय क्यों नहीं कर सकता है? डिपेंडेंट आपका क्यों नहीं कर सकता? फर्ज करें आप लोगों डायरेक्टर, मैं हूं आपका कंपनी में एक एम्प्लॉय, मेरी एक्सपर्टीज हैं एसेट को रीवैल्यू करने की जिसकी आप बात कर रहे हो। मतलब फर्ज करें किसी एक मशीनरी की आप बात कर रहे हैं, मेरा एक्सपीरियंस है, आप लोगों ने मुझे कहा इसकी क्या कीमत है, आप लोगों को मैंने कहा 25 लाख, क्योंकि मुझे आइडिया था इसकी कीमत 25 लाख है। आप लोगों ने कहा कि नहीं इसकी 35 लाख है। अब जॉब सिक्योरिटी के लिए क्या लगता है, मैं क्या कहूंगा कि हाँ 35 लाख की है। ठीक है, इसका मतलब अगर आपका डिपेंडेंट रीवैल्यू करेगा तो पॉसिबिलिटी है कि शायद वो कंप्रोमाइज कर दे, सही फिगर ना बताए। मतलब देखिए ना, मैं आपको कह रहा हूं 25 लाख है, अब आप लोग डायरेक्टर है कंपनी का, आप कहते नहीं 35 है, तो मोस्ट प्रोबेबली फिर जॉब सिक्योर करने के लिए मैं कह दूंगा हाँ 35 है। और माइट भी आपने 35 इसलिए कहा कि जी लिख दो डॉक्यूमेंट में कि 35 है, लेकिन आपके 35 कहने से क्या उसकी कीमत 35 लाख हो गई थी? नहीं। इसका मतलब फिर ट्रू एंड फेयरनेस के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगेगा। इसलिए स्टैंडर्ड ने आपको कहा हुआ है कि प्रेफर किया जाएगा इंडिपेंडेंट पर्सन एसेट को रीवैल्यू करे। अब क्वेश्चन ज़हन में आता है, इंडिपेंडेंट पर्सन को रीवैल्यू करने की क्या जरूरत है? तो आपको पता है दुनिया में कोई भी काम फ्री तो होता नहीं है। अब जो बंदा आपको रीवैल्यू करेगा वो आपसे पैसे लेगा, और नॉर्मली देखने में ये आता है प्राइस बेस्ड परसेंटेज होती है। मतलब आपको मैं कह दूं या 0.5% ऑफ वैल्यू, 1% ऑफ वैल्यू। अब बेसिक एग्जांपल, अब इस वक्त जिस बिल्डिंग में आप लोग बैठे हुए हैं, अगर रफली भी हम इसकी एस्टिमेट करें, क्योंकि कमर्शियल बिल्डिंग है, ठीक है, कॉर्नर है, तो ये ना करते भी इसकी 1 अरब से ऊपर वैल्यू है। ठीक है, अब अगर बंदा जो इसकी रीवैल्यू कर रहा होगा वो आपको कह देना इसका 1% मेरी कमीशन होगी या सर्विस चार्जेस होंगे, तो वो भी आपकी मिलियंस के अंदर कॉस्ट जाती है। तो अगर स्टैंडर्ड आपको ये कह देता कि हर एसेट को हर साल रीवैल्यू किया करो, तो फिर इसका रिजल्ट क्या निकलना था? आप लोगों की रीवैल्यूएशन की कॉस्ट बहुत ज्यादा आ जानी थी। इसलिए स्टैंडर्ड है ना, यहां पे हमें फ्रीक्वेंसी ऑफ रीवैल्यूएशन के लिए कुछ गाइडलाइन दी। यानी एक तो स्टैंडर्ड ने कहा कि प्रेफर करूंगा इंडिपेंडेंट पर्सन रीवैल्यू करे, लेकिन आपको ने साथ ही का इंडिपेंडेंट पर्सन जो रीवैल्यू करता है वो फी लेता है, उससे आपकी कॉस्ट बढ़ जाती है। उसने साथ ही आपको गाइड किया, क्या गाइड किया? उसने आपको कहा कि फ्रीक्वेंसी और रीवैल्यूएशन डिपेंड करेगी नेचर ऑफ एसेट पे। कहते हैं देयर इज कंसिस्टेंसी इन प्राइसेस, कि प्राइसेस में कंसिस्टेंसी है। कंसिस्टेंसी का मतलब अप एंड डाउन होती है लेकिन कोई मटेरियल चेंज नहीं आता, थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है। तो कह रहे 3 से 5 साल में एक दफा रीवैल्यू कर लीजिएगा। ठीक है, अगर कंसिस्टेंट सेलिंग प्राइस मार्केट प्राइस है एसेट की, तो 3 से 5 साल में एक दफा रीवैल्यू कर लीजिएगा, नंबर 1। नंबर 2 कह रहा अगर किसी साल इंडिकेशन मिले कि आज इसकी फेयर वैल्यू इसकी कैरिंग अमाउंट से मटीरियली डिफरेंट हो चुकी है, कहता उस साल भी कर दीजिएगा। मसलन आपको मैं कहता हूं मेरे पास एक मशीनरी है, इसकी प्राइसेस में ना कंसिस्टेंसी है, फर्क पड़ता है लेकिन इतना कोई मटेरियल फर्क नहीं पड़ता। तो मेरी कंपनी की पॉलिसी है कि हम लोग 3 साल बाद इसको रीवैल्यू किया करते हैं। अभी मैंने पिछले साल ही रीवैल्यू किए, लेकिन इस साल एक नई टेक्नोलॉजी आ गई जिसने इस पुरानी टेक्नोलॉजी को ऑलमोस्ट ऑब्सलीट डिक्लेयर कर दिया। तो
क्या इंडिकेशन है? क्या आज भी इसकी वैल्यू में मटेरियल चेंज आ गया या इमटेरियल सही होगा? यानी कोई सिग्निफिकेंट चेंज आ गया होगा या नहीं? यानी आपको ने कहा कि एक नई टेक्नोलॉजी आ गई जिसने पुरानी टेक्नोलॉजी जिसकी मेरी मशीन है उसको ऑब्सोलीट डिक्लेयर कर दी है। तो मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट पे क्या फर्क पड़ेगा मेरे? आज भी उतनी ही रहेगी जितनी पिछले साल थी? नहीं, अब काफी डिक्लाइन आएगा, मेजर डिक्रीज आ जाएगा। तो स्टैंडर्ड ने आपको ये कहा है, कह रहा है कि 3 से 5 साल में एक दफा रीवैल्यू कीजिएगा, लेकिन अगर कभी इंडिकेशन मिले कि यार आज इसकी मार्केट वैल्यू इसकी कैरिंग अमाउंट से काफी डिफरेंट हो चुकी, कह रहा है उस साल भी रीवैल्यू कर देना। मतलब मैं आपको ये नहीं कहूंगा अभी पिछले साल तो रीवैल्यू किया, अब 2 साल बाद करूंगा, मैं इस साल दोबारा कर दूंगा, क्योंकि इंडिकेशन मिल गई कि इसकी कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू में मटेरियल डिफरेंस क्रिएट हो चुका है। ठीक है, तो आप लोगों ने कहा कि स्टैंडर्ड ने कहा कि प्रेफर किया जाएगा इंडिपेंडेंट पर्सन रीवैल्यू करे। कितना फ्रीक्वेंटली रीवैल्यू करोगे डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ एसेट। अगर कंसिस्टेंसी इन प्राइसेस है तो 3 से 5 साल में एक दफा रीवैल्यू कीजिएगा, और जिस साल इंडिकेशन मिले कि इसकी मार्केट वैल्यू और इसकी कैरिंग अमाउंट में मटेरियल डिफरेंस आ चुका है उस साल भी कीजिएगा। लेकिन अगर वोलेटाइल प्राइस है, वोलेटाइल प्राइस का मतलब बहुत ज्यादा वेरिएशन आती है, तो कहता है फिर मजबूरी है हर साल रीवैल्यू कीजिएगा। ठीक है, ये जो थ्योरेटिकल रिक्वायरमेंट है ये आप लोग मैं वो सारी डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड ने आपको बताया हुआ है। उसके बाद स्टैंडर्ड ने आपको कहा कि जब एक एसेट रीवैल्यू करोगे उस क्लास के तमाम एसेट्स को रीवैल्यू किया जाएगा। मतलब आपने एक मशीनरी रीवैल्यू की, जितनी मशीनरीज हैं सारी रीवैल्यू हो जाएंगी। आपने एक बिल्डिंग रीवैल्यू की, आपके पास जितनी बिल्डिंग्स हैं सारी रीवैल्यू करना होंगी। ठीक है, एक्चुअली ये जो रूल्स बनते हैं इनके पीछे कोई लॉजिक होती है, ऐसे ही नहीं आप लोगों को कह दिया जाता। देखें, अगर स्टैंडर्ड आपको ये कह दे कि यार अपनी मर्जी से जो बिल्डिंग रीवैल्यू करनी करो, जो नहीं करनी ना करो। फर्ज करें आप लोगों के पास 4 बिल्डिंग्स हैं, इनमें से एक की कीमत बढ़ी, 3 की कम हो गई। अगर स्टैंडर्ड आपके मर्जी पे छोड़ दे तो आप लोगों ने क्या करना था? क्या चारों को रीवैल्यू कर देना था? नहीं, आप लोगों ने कोशिश क्या करनी थी, जिसकी कीमत बढ़ रही है उसको रीवैल्यू कर लूं, और जिसमें कमी आ रही, नुकसान हो रहा है, उसको रीवैल्यू ना करूं। तो फिर ट्रू एंड फेयरनेस एग्जिस्ट नहीं करती। इसलिए स्टैंडर्ड ने कहा जब एक एसेट रीवैल्यू करोगे तो उस क्लास के तमाम एसेट्स रीवैल्यू कीजिएगा। जी, क्लियर हो गए पॉइंट? अच्छा, अब मसला ये आ रहा है, जब आप रीवैल्यू करोगे कीमत बढ़ भी सकती है, कीमत कम भी हो सकती है। स्टैंडर्ड ने हमें कहा कि अगर आपने एसेट को रीवैल्यू किया, उसकी कीमत में कमी आ गई, तो ये होता है रीवैल्यूएशन लॉस, इसे एक्सपेंस शो करा दीजिएगा। लेकिन अगर आप लोगों ने रीवैल्यू किया, कीमत बढ़ गई, कहता है ये होता है रीवैल्यूएशन सरप्लस। इसको अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में लिखने के बाद पार्ट ऑफ इक्विटी बनाइएगा। अब क्वेश्चन में आता है ये क्या चीज अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम? देखिए, आईटीए में आप लोगों के सिलेबस में ना सिर्फ सोल ट्रेडर था। आप लोग जब प्रॉफिट एंड लॉस बनाते थे, एसओसीआई जब बनाते थे, ठीक है, आप इसको स्टार्ट करते थे सेल से, लेस की कॉस्ट ऑफ सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, ऐड कर दी अदर इनकम्स, लेस कर दिए एक्सपेंसेस, तो आपके पास नेट प्रॉफिट आ गया, और यहां पे आप खत्म कर दिया करते थे। एक्चुअली सोल ट्रेडरशिप, इवन पार्टनरशिप, इनकी कोई सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस नहीं होती, इनको आर्टिफिशियल पर्सन ट्रीट नहीं करते। इसलिए ये ऑर्गेनाइजेशंस अपना टैक्स भी खुद नहीं देती। इसलिए आपने जब भी प्रॉफिट लॉस बनाया ना, यहां पे खत्म हो जाता था। कंपनी को हम कहते हैं इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, ये सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस रखता है। तो टैक्स अथॉरिटीज कहती हैं अगर ये सेपरेट एग्जिस्टेंस रखता है तो अपने प्रॉफिट पे टैक्स निकाले।
तो कंपनी जो है अपना टैक्स खुद पे करती है, इसलिए कंपनी का जब हम न्यूमेरिकल करते हैं ना तो इसको हम लिखते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और फिर इसमें से लेस कर दिया जाता है टैक्स, तो आ जाता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। लेकिन ये यहां पे भी खत्म नहीं होती, इसके बाद एक हेडिंग आती है एड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम्स, इसके अंदर आ रहा होता है रिवैल्यूएशन सरप्लस, और उसके बाद जब टोटल करेंगे तो ये आ जाएंगी टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम्स फॉर द ईयर। ठीक है, अभी आप लोगों के सिलेबस में अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में एक ही चीज है और वो है रिवैल्यूएशन सरप्लस। बाकी इंशाल्लाह रिपोर्टिंग 2 में जाएंगे तो कुछ मजीद चीजें भी हम डिस्कस करेंगे। तो स्टैंडर्ड ने कहा कि अगर आप ऐसे रीवैल्यू करते हो, कीमत में कमी आई तो रिवैल्यूएशन लॉस वो एक्सपेंस होगा ऊपर एक्सपेंसेस में लिखना, लेकिन अगर रीवैल्यू किया कीमत बढ़ गई तो ये रिवैल्यूएशन सरप्लस होता है, इसको उसने कहा ओसीआई में लिखना, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, और इसका उसको उसने कहा पार्ट ऑफ इक्विटी बनाना। तो फाइनेंशियल पोजीशन जब आप इक्विटी लिखते हैं ना, कैपिटल वगैरह, वहीं पे ये रिवैल्यूएशन सरप्लस भी चला जाएगा। अच्छा, कई स्टूडेंट के ज़हन में क्वेश्चन आता है कि अदर इनकम में और अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में क्या फर्क है। देखिए ना, अदर इनकम ऊपर भी आया है, सेल तो आपको पता है रेवेन्यू होता है, उसमें से आप एक्सपेंसेस वगैरह माइनस करेंगे तो आपका प्रॉफिट आएगा। इनकम्स का वर्ड हम यूज करते हैं जो रूटीन में ऑपरेटिंग एक्टिविटी से डायरेक्ट उनका ताल्लुक कोई नहीं, जैसे आपका सरप्लस पैसे थे बैंक में जमा करा दिए इंटरेस्ट मिल गया, सरप्लस पैसे थे किसी कंपनी के शेयर खरीद लिए डिविडेंड हो गया मिल गया, कोई एसेट बेचा गेन हो गया वगैरह वगैरह। ठीक है, अब वो होती हैं अर्नड इनकम्स, ऐसी इनकम जिनको आप अर्न कर चुके होते हो। लेकिन ये जो रिवैल्यूएशन सरप्लस है, इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं अनअर्न्ड इनकम, ऐसी इनकम जो आपने अर्न नहीं की। देखें, एक्चुअली ये इनकम कब हो जाती है, जब आप एसेट बेच भी आते हैं। मतलब मेरे पास किताबों में एक एसेट उसकी कीमत है 5 लाख, मार्केट में रेट लगवाया 6 लाख लगा, क्या मुझे लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया? नहीं, स्टैंडर्ड कहता है प्रॉफिट तब होता अगर आप बेच भी आते, लेकिन मुझे ये तो पता है लाख रुपए कीमत बढ़ चुकी है। तो स्टैंडर्ड ने उसे कहा कि चूंकि ये आपकी अनअर्न्ड इनकम है, इसलिए इसको ना आप ओसीआई में लिख लिया करो रिवैल्यूएशन सरप्लस के तौर पे। तो अब मैंने आपको ये बता दिया कि एसेट को जब रीवैल्यू करेंगे कीमत बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। कम हुई तो रिवैल्यूएशन लॉस एक्सपेंस शो कराइएगा, बढ़ गई तो रिवैल्यूएशन सरप्लस ओसीआई में लिखने के बाद इसको पार्ट ऑफ इक्विटी बना लीजिएगा। अच्छा, अब जब आप लोग रीवैल्यू कर लेते हैं तो स्टैंडर्ड ने फिर हमें गाइड किया, कह रहे रीवैल्यूड अमाउंट को आफ्टर कंसीडरिंग रेजिडुअल वैल्यू रिमेनिंग लाइफ में डेप्रिशिएट किया करो। देखिए, जिस साल ऐसे रीवैल्यू नहीं होगा उस साल उसको क्या करना पड़ेगा, डेप्रिशिएट करना पड़ेगा। अब डेप्रिशिएट किस कीमत को करूं, तो कह रहे हैं जो उसकी रीवैल्यूड अमाउंट निकली थी उसमें से रेजिडुअल वैल्यू अगर कोई है तो माइनस कर लो और फिर उसको डेप्रिशिएट कर लो। ठीक है, जब हम क्वेश्चन शुरू करेंगे ये रूटीन में चीज़ें अप्लाई होंगी। अभी मैं थ्योरेटिकली आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ें स्टैंडर्ड ने हमें गाइड की हुई हैं, इनको हमें फॉलो करना होगा। ठीक है, तो इस तरह करके हमें इसमें थोड़ा सा काम करना पड़ता है। अच्छा, उसके बाद ना स्टैंडर्ड ने हमें सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन की भी ट्रीटमेंट बताई है, लेकिन हम लोग ना इसको क्योंकि इंपॉर्टेंट है, आपका ने कहा था 18-20 नंबर का क्वेश्चन आता है जिसमें रिवैल्यूएशन की भी एप्लीकेशन होती है, कभी डिस्क्लोजर मांग लेता है, कभी इसकी एंट्रियां मांग लेता है। तो हम स्टेप बाय स्टेप करके इसको कवर करेंगे। आज आप लोगों को सिंपल मैं डिस्कस करूंगा, फर्स्ट टाइम रीवैल्यू करो, कीमत बढ़ जाए तो क्या एंट्री होंगी, कीमत कम हो जाए तो क्या एंट्री होंगी। कल फिर हम सब्सिक्वेंट ईयर का एक पार्ट पढ़ेंगे, फिर परसों उसका दूसरा पार्ट पढ़ेंगे,
इस तरह करके ना आहिस्ता आहिस्ता हम इन चीज़ों को कवर करेंगे। तो अब इसकी एक छोटी सी एग्जांपल हम लोग लेते हैं, उसको ज़रा करके देखते हैं। फर्ज करें 1 जनवरी 24, कॉस्ट ऑफ मशीन रुपीस 4 लाख, यूजफुल लाइफ 5 साल। दिसंबर 2024 revalued amount ऑप्शन ए रुपीस 2,70,000, ऑप्शन बी रुपीस 3,50,000। रिक्वायर्ड में आपको कहा जाता है पास एंट्रीज फॉर द ईयर ended 31st December 2024 using net replacement value method। जी, अब आपका ने कहा कि 1 जनवरी 2024 को आप लोगों ने मशीनरी खरीदी 4 लाख रुपए की, लाइफ थी 5 साल। पहले साल के एंड पे आपने इसको रीवैल्यू किया, ऑप्शन 1 2,70,000 की निकल आई और ऑप्शन बी मैंने आपको दी है कि 3,50,000 की निकल आई। रिक्वायरमेंट आपको कहा जा रहा है पास एंट्रीज फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2024 यूजिंग नेट रिप्लेसमेंट वैल्यू मेथड। एक्चुअली एंट्रीज के ना 2 तरीके हैं, ग्रॉस रिप्लेसमेंट वैल्यू, एक नेट। आपके सिलेबस में ICAP ने कहा सिर्फ नेट है, इसलिए हम नेट वाला ही पढ़ेंगे। ठीक है, अगर पेपर में कह दें नेट रिप्लेसमेंट से करो तो भी यही एंट्रियां आप करोगे, अगर साइलेंट होगा तो भी आप यही एंट्रियां करोगे। ठीक है, क्योंकि ग्रॉस आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए वो हम लोग पढ़ ही नहीं रहे। तो अब पहले हम इसकी छोटी सी एक वर्किंग करते हैं और उसका देखते हैं इसकी एंट्रीज वगैरह पे क्या इफेक्ट आता है। देखिए 1 जनवरी 2024 जब आप लोगों ने एसेट खरीदा तो इसकी कॉस्ट कितना निकल आई? 4 लाख। इकतीस दिसंबर 2024। अच्छा, एक चीज आप लोगों ने याद रखनी है कि जिस दिन की रीवैल्यूड अमाउंट होगी उस दिन की पहले बुक वैल्यू निकलेगी, यानी कैरिंग अमाउंट निकलेगी, फिर कंपेयर करना है।
आपने ये नहीं कहना 4 लाख वाला एसेट 270 का हो गया। 4 लाख का तो 1 जनवरी को था और 270 का कब हुआ? 31 दिसंबर को। तो पहले 31 दिसंबर तक उसको डेप्रिशिएट करके उसकी बुक वैल्यू निकालें, देन कंपैरिजन होगा। इसलिए 31 दिसंबर को मुझे क्या करना पड़ेगा? डेप्रिशिएट, ठीक है। 4 लाख रेजिडेंट वैल्यू तो नहीं ना दी हुई, ओवर रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितना? 5 80। तो 80 जब माइनस करेंगे 320, ठीक है। ये आ गई इसकी नेट बुक वैल्यू, जिसे आप कैरिंग अमाउंट भी कहते हैं ना। अब हम लोगों ने ना इसको कंपेयर करना है, यानी जब मैं ऑप्शन ए की बात करूंगा तो नेट बुक वैल्यू, जिसे आप कैरिंग अमाउंट भी कहते हैं, कितनी है? 320। और रीवैल्यूड अमाउंट कितना निकला है? 270। 50 का डिफरेंस आ गया जी। क्या रिजल्ट निकला है 50 से? बढ़ गई कीमत, कम हो गई? कम हो गई। आपको ने कहा अगर फर्स्ट टाइम एसेट रीवैल्यू करो और उसकी कीमत में कमी आ जाए तो इसे हम लोग कहते हैं रीवैल्यूएशन लॉस, ठीक है, रीवैल्यूएशन लॉस। और ये हमारा क्या शो होता है? एक्सपेंस शो होता है। ठीक है, फर्स्ट टाइम आप लोग एसेट रीवैल्यू करो, कीमत में कमी आ जाए, रीवैल्यूएशन लॉस होता है और ये एक्सपेंस होता है। अब हम पहले यहां तक की एंट्रियां करते हैं, फिर ऑप्शन बी के ऊपर आते हैं। जी 1 जनवरी 24 जब मशीनरी खरीदी, क्या एंट्री की होगी? मशीनरी डेबिट, कैश या बैंक क्रेडिट। जी कितने से? 400। जब आप लोगों का ईयर एंड आ गया 31 दिसंबर 2024, डेप्रिशिएट करेंगे, डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड एब्सेंट क्रेडिट। अब वो आ गई आपके पास 80। यहां तक की तो रूटीन वाली एंट्रियां ही होगी। अब है रीवैल्यूएशन। आपको ने कहा हम लोगों ने करना है नेट रिप्लेसमेंट वैल्यू मेथड। नेट रिप्लेसमेंट वैल्यू मेथड में पहले एसेट को उसकी नेट बुक वैल्यू पर ट्रांसफर किया जाता है। देखिए किताबों में एसेट की कॉस्ट क्या शो हो रही है, हालांकि इसकी बुक वैल्यू कितनी हो चुकी? 320, लेकिन ये तो आपका 400 पे शो हो रहा है। तो नेट रिप्लेसमेंट वैल्यू मेथड में हम क्या करते हैं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट को एसेट के अगेंस्ट क्लोज करते हैं ताकि एसेट अपनी बुक वैल्यू पे शिफ्ट हो जाए। ठीक है, तो सेम डेट के ऊपर हम लोग एंट्री करेंगे एक्यूमुलेटेड एब्सेंट क्लोज करने के लिए डेबिट और एसेट की वैल्यू कम करने के लिए क्रेडिट 80 से। अब देखिए एसेट डेबिट कितने से था? 400। अभी आप लोगों ने क्रेडिट कितने से कर दिया? 80। तो कितनी वैल्यू रहेगी? और इसकी नेट बुक वैल्यू भी क्या थी? ठीक है, तो नेट रिप्लेसमेंट वैल्यू मेथड में आप याद रखें जब भी रीवैल्यू करना है
पहले ये कैंसिलेशन की एंट्री डलनी है। हाँ, अब देखें आपने उस वक्त डेप्रिसिएशन को डेबिट किया था ना, प्रिंसिपली एसेट क्रेडिट होना चाहिए था, एसेट आपने क्रेडिट नहीं किया, आपने एक अलग से अकाउंट ओपन कर लिया रिलेटेड डेप्रिसिएशन। ठीक है, रूटीन में हम ऐसे ही करते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड ने आपको कहा है कि अगर आपने नेट रिप्लेसमेंट वैल्यू मेथड फॉलो किया तो पहले एसेट को आप उसकी बुक वैल्यू पे कन्वर्ट करेंगे और फिर कंपैरिजन करेंगे। अब जैसे यहाँ पे आपने देखा ना 320 को कंपेयर किए, तो पहले हम उसको 320 के ऊपर लेके आएंगे। ठीक है, अब जब आप लोगों ने ये एंट्री डाली तो देखें डेप्रिसिएशन डेबिट और मशीनरी क्रेडिट वही एंट्री होगी जो होनी चाहिए प्रिंसिपली। अच्छा, अब ऑप्शन ए में क्या रिजल्ट निकला? रिवैल्यूएशन लॉस आ गया। ठीक है, तो सेम डेट के ऊपर जब ऑप्शन ए के मुताबिक आप एंट्री करोगे, अच्छा एक्सपेंस इंक्रीज हो तो क्या करते हैं? तो क्या एंट्री बननी चाहिए फिर? रिवैल्यूएशन लॉस डेबिट। एसेट की वैल्यू बढ़ी है कम होगी है? तो एसेट को कम करने के लिए मशीनरी क्रेडिट। ठीक है, आप लोगों ने कहा जिस दिन आप लोग रीवैल्यू करोगे पहले उस दिन की कैरिंग अमाउंट निकाल लोगे, फिर उसको रीवैल्यूड अमाउंट से कंपेयर करोगे, कीमत बढ़ जाए तो रीवैल्यूएशन सरप्लस हुआ करेगा, कम होगी तो रीवैल्यूएशन लॉस वो आपका एक्सपेंस शो होगा। एंट्रीज में आपने बता दिया कि जिस दिन आप रीवैल्यू करेंगे उस दिन पहले कैंसिलेशन की एंट्री डलेगी और उसके बाद जो भी रीवैल्यूएशन का रिजल्ट होगा उसकी एंट्री डलेगी। अच्छा, एक की पॉइंट याद रखें, जब आप रीवैल्यूएशन की एंट्री डाल लेते हैं, पास कर लेते हैं, तो एसेट अपनी रीवैल्यूड अमाउंट पे पहुंच जाता है। मतलब एसेट की जो किताबों में कीमत बचती है वो उसकी रीवैल्यूड अमाउंट जितनी होती है। चेक करके देख लेते हैं। देखें एसेट डेबिट कितने से हुआ था, क्रेडिट कितने से हो गया, कितना रह गया 320, फिर क्रेडिट कितने से हो गया, कितना रह गया 270। अब इसकी कॉस्ट बन गई 270। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट कितने से था, डेबिट कितने से हुआ, 0 हो गया। तो 270 माइनस 0 270 और इसकी रीवैल्यूड अमाउंट भी क्या थी। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने सही एंट्रियां पास की हैं तो आपकी एंट्रीज के बाद ना एसेट ने अपनी रीवैल्यूड अमाउंट पे पहुंच जाना होता है। ठीक है, यानी आसान लफ्जों में अगर आपको मैं कहूं कि रीवैल्यूएशन के बाद, यानी जब आप रीवैल्यूएशन कर चुके होते हैं उसके बाद जो एसेट की कॉस्ट होती है वो उसकी रीवैल्यूड अमाउंट बन जाती है। अब आप देखें एसेट की कॉस्ट क्या निकली थी 270 और आपकी रीवैल्यूड अमाउंट भी क्या थी 270। ठीक है, ये स्टेटमेंट मैंने क्यों दी, ये जब पास पेपर के क्वेश्चन करेंगे तब समझ आएगी। ठीक है, तो आपको मैंने की पॉइंट बता दिया कि जब एसेट रीवैल्यू किया जाता है तो उस एसेट की कॉस्ट उसकी रीवैल्यूड अमाउंट बन जाती है। अब आते हैं बी ऑप्शन। अब नेट बुक वैल्यू थी हमारी 320, और रीवैल्यूड अमाउंट अब कितना निकली ऑप्शन बी में 350। तो 30 रुपए से क्या रिजल्ट निकला, वैल्यू बढ़ गई। आपका ने कहा था रीवैल्यू करो कीमत बढ़ जाए, इसका क्या नाम होता है, तो ये आप लोगों का आ गया रीवैल्यूएशन सरप्लस।
और स्टैंडर्ड ने आपको कहा हुआ है कि इसको OCI में लिख के पार्ट ऑफ इक्विटी बनाया करो। जी अब आते हैं इसकी एंट्रीज पे। देखिए ये जो पहली 3 एंट्रियां थी ना, ये तो थी कॉमन। इधर जब रीवैल्यू किया लॉस निकला, अब सेकंड ऑप्शन है कि वैल्यू बढ़ गई, तो इसलिए खाली बी के मुताबिक हम ये वाली एंट्री देखते हैं कि रीवैल्यूएशन की क्या होगी। ये आप लोगों की सेम है, ये दोबारा करने की जरूरत नहीं है। एसेट की कीमत बढ़ी, डेबिट होगा क्रेडिट? डेबिट। तो एंट्री हम कर देंगे मशीनरी डेबिट। और इक्विटी बढ़े तो क्या करते हैं, तो रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट। और कितना कीमत बढ़ गई थी? 30। अब दोबारा चेक करते हैं रीवैल्यू करने के बाद एसेट अपनी रीवैल्यूड अमाउंट पे पहुंचा कि नहीं। तो देखिए मशीनरी आपने डेबिट कितने से की हुई थी? 400 से। क्रेडिट कितने से कर दी? कितना रह गया? 320। और फिर डेबिट कर दी 30 से 350। तो उसकी रीवैल्यूड अमाउंट भी क्या थी? 350। एक रिलेटेड ऑप्शन देखें, 80 से क्रेडिट 80 से डेबिट, कैंसिल, जीरो हो गया। तो 350 माइनस 0 350 बनता है ना। तो अभी तक आपको मैंने ये बताया कि जिस दिन की रीवैल्यूड अमाउंट दी होगी, पहले उस दिन की बुक वैल्यू निकालिएगा, फिर कंपैरिजन कीजिएगा। अगर कीमत में कमी आ जाए तो रीवैल्यूएशन लॉस एक्सपेंस होता है, अगर कीमत बढ़ जाए तो रीवैल्यूएशन सरप्लस। OCI में लिखने के बाद पार्ट ऑफ इक्विटी बनाते हैं। अच्छा, अगर आप आई कैप का स्टडी टेक्स्ट देखोगे ना, तो मैंने इधर लिखा था रीवैल्यूएशन लॉस, वो इसकी जगह लिखेगा SOCI। और इधर मैंने लिखा था रीवैल्यूएशन सरप्लस, स्टडी टेक्स्ट में वो इसकी जगह लिख दिया करेगा OCI। जी हो गया यहाँ तक। अब जरा नीचे एक हेडिंग दें, यूजेस ऑफ रीवैल्यूएशन सरप्लस।
अच्छा, ये आप लोगों ने ना याद रखने हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने कहा कि स्टैंडर्ड ने आपको कहा है कि अगर किसी एसेट का एक दफ़ा रीवैल्यू करके सरप्लस निकला, इन फ्यूचर कभी आपने इसको रीवैल्यू किया और इसका लॉस निकला, वो लॉस इस सरप्लस के अगेंस्ट सेट ऑफ हो सकता है। सेकंड पॉइंट लिखिएगा, एन अमाउंट इक्विवेलेंट टू excess depreciation could be transferred from revaluation surplus to retained earnings. अच्छा, अब पहले इसकी लॉजिक थोड़ी सी समझ लें। एन अमाउंट इक्विवेलेंट टू एक्सेस डेप्रिसिएशन could be transferred from revaluation surplus to retained earnings. देखिए, जब आप लोगों ने एसेट को रीवैल्यू किया, कीमत में कमी आई, आपने उसको क्या शो करा दिया? एक्सपेंस। जब कीमत बढ़ी, क्या उसको इनकम शो बनाया? नहीं, उसे आपने कहा ये ओसीआई है, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है, ये जस्ट फॉर डिस्क्लोजर लिखी जाती है, हम कहते हैं अर्न नहीं की। अच्छा, अब आप जी, आपको मैंने कहा है कि जब आप एसेट को रीवैल्यू करते हो और कीमत में कमी आती है तो लॉस, उसे तो हम एक्सपेंस शो करा देते हैं। लेकिन जब आप रीवैल्यू करते हो, कीमत बढ़ जाती है, उसे हम इनकम नहीं बनाते, हम कहते हैं ये अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है। इसको हम ना डिस्क्लोजर के तौर पे तो लिखते हैं, लेकिन हम कहते हैं ये अर्नड इनकम नहीं है। मतलब लॉस को तो एक्सपेंस शो करा दिया, बट सरप्लस को इनकम नहीं बनाया। लेकिन अब होगा क्या? आपको मैंने कहा था आइंदा ईयर्स में हम रीवैल्यूड अमाउंट को डेप्रिशिएट किया करते हैं। अब आप लोग अगर इसी एग्जांपल को लें तो आपकी रीवैल्यूड अमाउंट क्या निकली है? अब रिमेनिंग लाइफ एसेट की कितनी है? 4 ईयर। अब 350 को जरा डिवाइड बाय 4 करें, कितना? अब देखिए, अब आपकी डेप्शन कितना बन रही है? 87.5। पहले कितनी आती होती थी? डेप्रिसिएशन की फिगर बढ़ गई। सरप्लस को तो आप लोगों ने इनकम शो नहीं कराया, लेकिन उस सरप्लस के वजह से जो फालतू डेप्रिसिएशन आई उसको एक्सपेंस शो करा दिया, क्योंकि एक्सपेंस तो अब आपका ये लिखा जाएगा। इससे आपका प्रॉफिट हो जाएगा अंडरस्टेट, कम हो जाएगा। और आपको पता है प्रॉफिट ने बाद में रिटेन अर्निंग के अंदर जाके ऐड होना होता है, तो इससे आपकी रिटेन अर्निंग भी कम हो जाएगी। तो स्टैंडर्ड ने ना आपको ऑप्शन दी है कि अगर आप चाहो तो जितनी एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन बनी, यानी 7.5 रुपए, वो आप सरप्लस में से निकाल के रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर कर लेना, ताकि रिटेन अर्निंग का बैलेंस तुम्हारा ठीक हो जाए। ठीक है, लेकिन ये ऑप्शनल है, लाजमी नहीं है। ठीक है, तो अच्छा, सरप्लस भी इक्विटी था, रिटेन अर्निंग भी इक्विटी थी। एक इक्विटी कम हो रही है, एक बढ़ रही है। जो कम हो रही है उसको क्या करना पड़ेगा? डेबिट, और जो बढ़ रही है वो वाली क्रेडिट। तो आप लोगों ने क्या पढ़ा अभी कि एन अमाउंट इक्विवेलेंट टू एक्सेस डेप्रिसिएशन कुड बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम सरप्लस टू रिटेन अर्निंग। इसका सरप्लस में कमी आनी है और रिटेन अर्निंग ने बढ़ जाना है। तो इसकी एंट्री नीचे लिख लें, रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट और रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट।
ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या बनी, रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट एंड रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट, ये इसकी एंट्री बन जाएगी। अच्छा जी, अब तीसरा पॉइंट लिखें, एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल ऑफ रीवैल्यूड एसेट इट्स बैलेंस of surplus would be transferred to retained earnings. देखें, आप लोगों ने सरप्लस को इनकम में नहीं लिखा था, ओसीआई में लिखा था, और रीजन क्या बताई थी, हाँ, कि ये आप लोगों ने अर्न नहीं की, अनअर्न इनकम है, हमने कौन सा एसेट बेचा है। अब फर्ज करें आपको मैं कहते हैं यार आज एसेट बेच दिया, तो फिर तो इनकम अर्न होगी। तो स्टैंडर्ड ने कहा कि जब रीवैल्यूड वाला एसेट कभी बेचोगे, उसका जितना भी सरप्लस आपके पास पड़ा होगा उसको आपने इनकम शो कराना है, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस में इनकम ही नहीं लिखना, सीधा रिटेन्ड अर्निंग के अंदर जाके ऐड कर देना। अगेन सरप्लस भी इक्विटी था, रिटेन्ड अर्निंग भी इक्विटी थी, सरप्लस कम हो रहा है, रिटेन्ड अर्निंग बढ़ रही है, क्या एंट्री बननी चाहिए, हाँ, सरप्लस डेबिट हो जाएगा और रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट। तो इसकी एंट्री भी नीचे लिख लें, रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट। और आखिरी लिख लें पॉइंट, impairment loss of the revalued asset would be set off against its surplus। ठीक है, कहते हैं अगर रीवैल्यूड एसेट का इम्पेयरमेंट लॉस निकल आया तो उसका जो सरप्लस कोई पड़ा होगा ना पहले से आपके पास, तो उसमें से माइनस कर देना। ठीक है, ये 4 यूजेस हैं जो स्टैंडर्ड हमें बताए हुए हैं, और ये आपने याद रखने, ये आपसे थ्योरेटिकली भी पूछा जा सकता है और न्यूमेरिकल में इसकी एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा आया करेगी। अगर ये रूल नहीं याद होंगे तो वो फिर आप लोग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आज इसको फिलहाल मैं यहीं पे छोड़ रहा हूँ, कल इंशाल्लाह हम लोग सब्सिक्वेंट ट्रीटमेंट्स की तरफ जाएंगे कि ज़रूरी तो नहीं ना पहली दफ़ा एसेट रीवैल्यू हो रहा हो, पहले भी किया हो इस वक्त दोबारा कर लिया, तो वो चेंजेस भी फिर इंशाल्लाह कल हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।